Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type of questions along with their logical explanations and answers. This is our second series of Principles of Business Management, that is PBM. This subject is also known as Business Management or Principles of Management also. So friends, if you have not gone through the first series, kindly go to the series first and study the questions given into that question series. In this series, we will discuss some more questions about Principles of Business Management. फ्रेंड्स, अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PBM के साथ ही साथ मैंने कई थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स को बिलोंग करते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स पर अपनी सीरीज़ बनाई हुई है, अपने वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें कई सारे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया है। अगर आप उन सारी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस एंड सीरीज़ मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड विद द सीरीज सेकेंड ऑफ आवर PBM with our 41st question. The question is, the selection of best alternative from many alternatives is known as selection, decision making, organizing, budgeting. अब डिसीजन मेकिंग वो फैक्टर होता है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और उन अल्टरनेटिव्स में से हमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना होता है। सो ऑप्शन बी, डिसीजन मेकिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मीडियम टर्म प्लानिंग इज़ 6 months, 1 year, 2 to 5 years, 5 to 15 years। अब जो मीडियम टर्म प्लानिंग होती है वो तकरीबन 5 साल तक के लिए की गई होती है, यानी कि 2 साल से लेकर 5 सालों तक जो प्लानिंग करते हैं हम उसे मीडियम टर्म प्लानिंग कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होता है वो अप टू 2 years का होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम अगर बात करें तो 1 year तक, 1.5 year तक भी हम देख सकते हैं और मीडियम टर्म प्लानिंग जो होता है वो 2 to 5 years के रेंज में हमें देखने मिलता है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होता है कि 5 साल से भी ज़्यादा अगर हमें टेन्योर लगता हो तो उसे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसिंग परचेस ऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, मेजर डिसीजन, डिसीजन। अब परचेस ऑर्डर को अगर हम प्लेस कर रहे हैं तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम होता है हमारी प्रोग्राम डिसीजन का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज़ 6 months, 1 year, 2 to 5 years, 5 to 15 years। अब जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि 1 year तक की जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन डील्स विथ नोवेल एंड नॉन रिपीटिटिव प्रॉब्लम इज़ प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। अब जो डिसीजन होता है जो कि डील करता है नोवेल और नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स के साथ तो उसे कहते हैं हम नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग लेज डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर द टोटल एंटरप्राइज इज कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिविजन्स प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, डिपार्टमेंट प्लानिंग। अब जो प्लानिंग होता है जो ले डाउन करता है हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को, पॉलिसी को, ऑब्जेक्टिव को हमारी एंटरप्राइज की, तो उसे हम कौन सा प्लानिंग कहेंगे, तो वो होता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिसीजन विच हैज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इज प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। अब जो डिसीजन होता है वो हमारी बिजनेस के लॉन्ग टर्म पर इम्पैक्ट करता हो तो उसे हम नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्लानिंग फोकस स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस इज कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिविजन्स प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, डिपार्टमेंटल प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है वो हमारी अगर बिजनेस की फंक्शनल एरियाज को स्पेसिफिकली फोकस करती हो तो उसे हम डिविजन्स प्लानिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन विच रिलेट्स टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मेजर डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजंस,
ऑपरेटिव डिसीजंस। अब जो डिसीजन होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए हमें लेने पड़ते हैं, उसे हम ऑपरेटिव डिसीजंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्लानिंग फोकस ऑन डे टू डे एक्शंस ऑफ वर्क यूनिट्स इज कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिविजन्स प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, डिपार्टमेंटल प्लानिंग। अब हमारे वर्क यूनिट्स के डे टू डे एक्शंस पर अगर हम फोकस करके कोई प्लानिंग करते हैं तो उसे हम कौन सी प्लानिंग कहेंगे? तो वर्क यूनिट के लिए वो प्लानिंग है, इसके लिए उसे यूनिट प्लानिंग कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिसीजन विच डज नॉट इनकर एनी एक्सपेंस इज नोन एज इकोनॉमिक डिसीजन, क्राइसिस डिसीजन, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन, प्रॉब्लम डिसीजन। अब जो डिसीजन है जिसको लेने से हमें कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा या फिर एक्सपेंसेस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो होते हैं नॉन इकोनॉमिक डिसीजंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साउंडनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ही एक पार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिसीजन विच इज़ इम्प्लीमेंटेड विद इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक डिसीजन, डिपार्टमेंटल डिसीजन, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन, प्रॉब्लम डिसीजन। अगर किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अब वो क्योंकि डिपार्टमेंट को एसोसिएट करता है तो उसे डिपार्टमेंटल डिसीजन ही कहा जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन एट हाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट्स, वर्कर्स। अब जो कुछ भी स्ट्रैटेजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिसाइड होती है हमारी हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ। सो ऑप्शन ए, हाई लेवल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजंस टेकन बाय कमिटी फॉर्म्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज ग्रुप डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, ऑपरेटिव डिसीजन। अब अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई अगर कमिटी फॉर्म की है और वो कमिटी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फॉर्म की गई है और उस कमिटी के थ्रू अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो होता है ग्रुप डिसीजन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन एट हाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट्स, वर्कर्स। अब ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस यानी कि डे टू डे ऑपरेट हम जहाँ पर करते हैं वहाँ पर होती है। अब डे टू डे ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चलते आते हैं। तो ये जो है वो हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ हम इसकी प्लानिंग करेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसिस डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप डिसीजन, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, स्पॉट डिसीजन। क्राइसिस डिसीजन जो होते हैं वो स्पॉट डिसीजन होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनल प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग कैसी होती है? ऑपरेशनल प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होती है तो वो शॉर्ट टर्म रहेगी। सो ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a decision taken to meet unexpected situations is known as economic decision, crisis decision, non-economic decision, problem decision। अब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है और उस सिचुएशन को ध्यान में रखने के लिए अगर कोई डिसीजन करना है तो उसे हम क्राइसिस डिसीजन कहेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises, freehold premises, business premises, corporate premises। अब जो अजम्पशन होता है हमारा फ्यूचर फोरकास्टिंग को लेकर, जो हमने फोरकास्टिंग में देखा होता है और प्लानिंग में यूज़ भी किया होता है, वो हम किस तरह से उसे जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं हमारी प्लानिंग प्रीमाइसेस के नाम से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थेरी, द फॉर्मल अथॉरिटी थेरी, द कॉम्पिटेंस थेरी, द ऑर्गेनाइजेशन थेरी। अब जो अथॉरिटी फ्लो होती है हमारी टॉप टू बॉटम
यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो फॉर्मली हमारे पास जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसमें टॉप टू लोअर या फिर टॉप टू बॉटम ही चेन हम यूज़ करते हैं, तो उसे फॉर्मल अथॉरिटी कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग बेस्ड है फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी पर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोल्स, एम्स, पर्पजेस, मिशंस एंड टारगेट is also known as strategies, policies, rules, objectives। अब जो हमारे गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, पर्पस होता है, मिशन होता है या फिर टारगेट होता है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होती हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, contingent plan to meet environmental pressure is objective, strategies, policies, rules। अब जो एक कॉन्टिजेंट प्लान हम बनाते हैं हमारी एनवायरमेंटल प्रेशर को मीट करने के लिए, वो होती है स्ट्रैटेजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द सबऑर्डिनेट डू नॉट एक्सेप्ट द कमांड ऑफ देयर सुपीरियर, देन द सुपीरियर कैन नॉट बी सेड टू हैव एनी अथॉरिटी ओवर देम इज गिवन इन the acceptance of authority theory, the formal authority theory, the competence theory, the organization theory। अब अगर कोई सुपीरियर कोई कमांड दे रहा है उसकी सबऑर्डिनेट को और सबऑर्डिनेट उसकी कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या मान नहीं रहा है, तो ये चीज़ किस चीज़ में आती है? तो ये होती है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, कि कोई हमें कमांड दे रहा है और उसका एक्सेप्टेंस लेना है या नहीं लेना है, उसको उसकी एक थ्योरी है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स to be undertaken to enforce a policy and to attain an objective is known as objectives, strategies, procedures, rules। अब जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है हमारा स्टेप्स का, जो हम अंडरगो करते हैं हमारी पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए और हमारी ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए, तो उसे हम प्रोसीजर कहते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर के थ्रू ही हमें जाना पड़ता है हमारी गोल्स को अटेन करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ अथॉरिटी इज इन्वेस्टेड विथ द पर्सन्स बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय देम इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, द फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, द कॉम्पिटेंस थ्योरी, द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अब वो कौन सी टाइप ऑफ अथॉरिटी है जिसमें किसी पर्सन को बाय वर्च्यू अगर ऑफिस हेल्ड कर दिया गया हो उसने, तो वो होती है कॉम्पिटेंस थ्योरी, क्योंकि उसने उसकी कैपेसिटी से वो वाली जो पोजीशन है वो पोजीशन हेल्ड की है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, द कॉम्पिटेंस थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क इज नोन एज ऑब्जेक्टिव्स, शेड्यूल्स, प्रोसीजर्स, बजट्स। अब जो कोई भी टाइम सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने का, वो शेड्यूल्स होता है। सो ऑप्शन बी, शेड्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर शेयर्स हिज वर्क एंड अथॉरिटी विथ हिज सबऑर्डिनेट्स इज डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग। अब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिसमें मैनेजर उसकी वर्क और उसकी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है, तो वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिजिड प्लान, नो स्कोप फॉर डिस्क्रिशन, शेड्यूल्स, रूल, प्रोसीजर्स, बजट्स। तो जहाँ पर रूल होता है वो रूल एक रिजिड प्लान होता है और वहाँ पर डिस्क्रिशन का कोई भी स्कोप नहीं होता है। सो ऑप्शन बी, रूल इज द करेक्ट आंसर। Next question, the subordinate is granted authority to perform all the functions in his department or division is general delegation, formal delegation, specific delegation, informal delegation। अब अगर सबऑर्डिनेट को हम सारी अथॉरिटी ग्रांट कर देते हैं कि उसकी जो कुछ भी फंक्शंस है उसकी डिपार्टमेंट में परफॉर्म करने के लिए या फिर उसकी डिवीजन में परफॉर्म करने के लिए, तो ये एक जनरल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next, specifying the manner of executing policy is known as objectives, schedules, procedures, budgets। अब हमारी जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम एक स्पेसिफाइंग मैनर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होती है प्रोसीजर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस
are delegated to a particular person specifically is known as general delegation, formal delegation, specific delegation, informal delegation. अब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफिकली किसी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के थ्रू या डायरेक्शन के थ्रू अगर अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है तो वो स्पेसिफिक डेलीगेशन बन जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोल और टारगेट टू बी अचीव्ड is known as schedule, budget, procedures, objectives. अब जो कोई भी हमारा गोल या टारगेट है उसे हम अगर अचीव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड फॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल डेलीगेशन, जनरल डेलीगेशन, स्पेसिफिक डेलीगेशन. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं तो उसे हम फॉर्मल डेलीगेशन कहेंगे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पेनल्टी इज लिवाइड फॉर वायलेशन ऑफ प्रोसीजर्स, रूल्स, पॉलिसी, मेथड्स. इनमें से किसका अगर वायलेशन हम कर दें तो पेनल्टी लिवाई कर दी जाती है. तो रूल्स को अगर हम तोड़ दें तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है. सो ऑप्शन बी, रूल्स इज द करेक्ट आंसर. Next, when an individual or a group agrees to work under the direction of an informal leader is called formal delegation, informal delegation, general delegation, specific delegation. अब जब भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप एग्री कर देता है किसी वर्क को करने के लिए और उनका कोई इनफॉर्मल लीडर अगर वो चूज़ कर लेते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल डेलीगेशन कहते हैं. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Next question, delegation made by written orders and instruction is known as oral delegation, written delegation, downward delegation, sideward delegation. अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो डेलीगेशन दिया गया है वो राइटिंग में है तो उसे रिटन डेलीगेशन कहेंगे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज रूल्स, प्रोग्राम, पॉलिसी, मेथड्स. अब जहाँ पर हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और लॉजिकल सीक्वेंस भी दिया जाता है हमारा जो पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर इज डैश. डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स. अब डिपार्टमेंटेशन जो है वो अगर एक्टिविटीज़ ग्रुपिंग की बेसिस पर कर दिया जाएगा और वो टाइप ऑफ कस्टमर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कस्टमर अगर कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, मेथड. अब अगर हम फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो एक प्रोजेक्ट होता है, तो ये एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव completed our second series here. I have given a link of my first series of Principles of Business Management in the description box. उस सीरीज़ को आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं. साथ ही साथ इन सारी सीरीज़ को अगर आप बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक अगर पहुंचाएंगे, अगर उनके साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी इन सीरीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और उसमें जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें स्टडी करनी पड़ रही है, तो उसके लिए ये सारी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे हमारी थर्ड सीरीज़ में, जिसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.